Welcome to Virtual Learning Network. Human Resource Audit Session 5 Part 1 HR Audit Portfolio. Topics covered include Introduction, HR Audit Portfolio, the People Policies Audit, the Reward and Benefits Audit, the Organizational Change Audit, the Training and Development Audit, the Employee Motivation Audit. Introduction. Individuals within an organization can hold and practice core values. However, that does not mean that the organization as a whole is ethical. जो इंडिविजुअल्स होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो एम्प्लॉयज होते हैं, वो प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, कुछ कोर वैल्यूज होती हैं उनकी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो पूरी तरीके से एथिकल हैं। एक एथिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए लीडरशिप बहुत ज़रूरी है। लीडरशिप होनी चाहिए, वो स्टेब्लिश करनी चाहिए, उसको पब्लिश करना चाहिए और कंपनी की कोर वैल्यूज़ को मॉडल करना चाहिए। हर ऑर्गेनाइजेशन को अपने एक एथिकल फ्रेमवर्क बनाना चाहिए। हर ऑर्गेनाइजेशन कुछ कॉर्नर स्टोन्स बनाता है जो वो अपने माइंड में रखता है, जिससे उसका एक ऑर्गेनाइजेशन एथिकल हो सके। एक एथिकल ऑर्गेनाइजेशन में म्यूचुअल ट्रस्ट होती है, रिस्पेक्ट होती है। पर्सनल इंटरव्यूज जो कंडक्ट हुए थे 100 ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिशनर्स में यूनाइटेड स्टेट्स में 2006 और 2007 में, उसकी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो सरफेस हुई थी। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे रेस्पेक्ट को एक डिमॉन्स्ट्रेटेड वैल्यू दी जाती है, एम्प्लॉयज और जो मैनेजर्स होते हैं वो एक दूसरे को डिग्निटी से ट्रीट करते हैं, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है। एक ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे लीडरशिप जो होती है बहुत अच्छी होती है, क्रिएटिविटी होती है, जहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस को और पर्सपेक्टिव्स को एप्रिशिएट किया जाता है, प्रमोट किया जाता है। जितने भी एम्प्लॉयज हैं, चाहे वो कोई सी भी पोजीशन में हो, चाहे वो लोअर लेवल की पोजीशन हो, चाहे वो मिडिल लेवल की, चाहे वो टॉप लेवल की, उनको रिकग्नाइज करना चाहिए, उनको रिवॉर्ड करना चाहिए उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस को। एक ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे ट्रस्ट होता है, जहाँ पे इंफॉर्मेशन एक्यूरेट होती है, टाइमली होती है और कंप्लीट होती है, वहाँ पे कोवर्कर्स अपने आइडियाज शेयर करते हैं, अपने कंसर्न्स शेयर करते हैं। पीपल जो होते हैं डिफरेंट लेवल पे वो एक्सेप्ट करते हैं सजेशंस, नए का काम करने के जो तरीके होते हैं नए उनको एक्सेप्ट किया जाता है। ऑल्टरनेटिव्स जो होते हैं वो फ्रीली डिस्कस किए जाते हैं। एक क्लियर और कॉन्क्रीट गोल्स स्टेब्लिश किया जाता है, उनको डेवलप किया जाता है और वो शेयर किया जाता है पूरे ऑर्गेनाइजेशन में। Some indicators of a weak ethics system are scapegoating, abdicating responsibility, over-promising, tough-guarding, underachieving। कुछ इंडिकेटर्स हैं एक वीक एथिक्स सिस्टम के, जैसे है स्केपगोटिंग, ओवर-प्रॉमिसिंग, टफ-गार्डिंग, अंडर-अचीविंग। स्केपगोटिंग एक कॉमन फिनोमेना है जो हमारे कल्चर में यूज होता है। एक रेड फ्लैग होता है जिसका मतलब है जो फेलियर है वो टॉलरेट नहीं किया जाएगा। ये ज़रूरी है कि जो मिस्टेक्स हैं और जो एरर्स हैं जजमेंट्स में, उनको हाइड किया जाए। अगर कस्टमर कंप्लेन करता है तो जो एम्प्लॉयज होते हैं वो ब्लेम करते हैं दूसरों को या किसी दूसरे डिपार्टमेंट को। जब गोल्स अचीव नहीं हो पा रहे होते हैं तो एक दूसरे को ब्लेम किया जाता है, ना कि खुद के फॉल्ट को देखा जाता है।
नेक्स्ट इज एबिडेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब टाइम आता है कोई डिसीजन लेने का या फिर किसी डिसीजन पे खड़े उतरने का, तब लोगों का क्या रिएक्शन होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में। कॉमन एक्सक्यूजेस आते हैं लोगों की तरफ से कि उनको इस प्रॉब्लम के बारे में पता ही नहीं था। लोग ऐसे बोल देते हैं स्ट्रेट लाइन में कि दे आर नॉट अवेयर ऑफ दैट प्रॉब्लम। मैंने इससे कहा था, आई आस्क्ड दैट पर्सन टू डू दिस थिंग, और उसने नहीं करा, या मैंने ये काम उसको असाइन किया था, या मुझे पता ही नहीं है कि ऐसा कब हो गया। ये सब इंडिकेटर है एक एबिडेशन बिहेवियर के। जो मेंबर्स होते हैं एक एथिकल ऑर्गेनाइजेशन के, वो एक्सेप्ट करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने काम की तरफ और दूसरों के लिए भी। नेक्स्ट इज ओवर प्रॉमिसिंग। एक फीलिंग होनी चाहिए किसी भी एम्प्लॉयज की जो एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं कि वो जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं वो कंपनी बेस्ट है पूरी एक कंट्री में। जो प्रमोशन का पाथ होता है वो बहुत ही फास्ट है उस कंपनी में, और वो पब्लिकली भी रिकॉग्नाइज होंगे उस कंपनी के थ्रू। कुछ मैनेजर्स ऐसी ओवर प्रॉमिसिंग टेक्निक्स यूज करते हैं, पर ये नहीं पता होता है कि ये रियली में ट्रू है कि नहीं है। ऑप्टिमिस्टिक स्टेटमेंट्स सिर्फ शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स को अचीव कर सकता है, पर ये एक इंडिकेटर है एक वीक एथिक्स सिस्टम का। टफ गार्डिंग। आज के डायनेमिक एनवायरनमेंट में जहां मार्केट रोज चेंज हो रही है, जो ऑर्गेनाइजेशन से जो कंपनीज हैं वो फ्लेक्सिबल होने चाहिए कि ताकि वो कस्टमर के डिमांड को मीट कर सकें। रिजल्ट होता है कि जो एम्प्लॉयज होते हैं वो प्रिपेयर्ड होते हैं कि वो गेयर्स में शिफ्ट अपने जो गेयर्स हैं वो शिफ्ट कर सकें, नई स्किल्स वो लर्न कर सकें या टीम वर्क लर्न कर सकें, प्रोजेक्ट्स बना सकें। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ एम्प्लॉयज हैं जो इंफॉर्मेशन सुनते हैं और वो जेलस होते हैं कि वो अपने आप को गार्ड कैसे करेंगे, या इसकी वजह से अगर प्रोडक्टिविटी सफर होती है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन एक वीक एथिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है। नेक्स्ट इज अंडर अचीविंग। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जहाँ पे जो एम्प्लॉयज होते हैं वो एज पर दी लेवल परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। वो जो एम्प्लॉयज होते हैं वो बेसिकली थोड़े से नेगेटिव होते हैं, और जो प्रोडक्शन प्रोसेस होता है उसमें पार्शियली ही प्रोडक्टिव होते हैं। वो ऑर्गेनाइजेशंस एक वीक एथिक्स सिस्टम होता है। 3 एथिक्स टेस्ट फॉर इंडिविजुअल। 3 तरह के एथिक्स टेस्ट होते हैं इंडिविजुअल्स के लिए। पहला है बटरफ्लाई टेस्ट। बटरफ्लाई टेस्ट बेसिकली इसमें क्या होता है, कुछ लोग होते हैं उनके स्टमक में कुछ बटरफ्लाईज उड़ने लगती हैं, कुछ फिजिकल इनवॉलंटरी रिएक्शन होता है उनके तरफ से किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस के लिए, जो लोग नोटिस करना स्टार्ट कर देते हैं। ये जो अनसर्टेनिटी होती है ये प्रीसिपेटेड होती है, जो डाउट से आ सकती है। नेक्स्ट इज अथॉरिटी टेस्ट। जब कोई अथॉरिटी टेस्ट यूज करता है तब वो पर्सन सोचता है कि किसके ओपिनियन को ज्यादा वैल्यू देना चाहिए, और वो पर्सन उस सिचुएशन में क्या कर सकता है, या वो पर्सन उस सिचुएशन में कैसा रिएक्ट करेगा, कैसे उस चैलेंज को एक्सेप्ट करेगा, इस चीज का टेस्ट होता है। नेक्स्ट इज पब्लिक स्क्रूटिनी टेस्ट। कई बार लोग जो होते हैं वो कुछ ऐसा डिसीजंस लेते हैं, कुछ अपने आप को ऐसे एंगेज करते हैं कि वो क्वेश्चनेबल हो जाता है कि क्या वो एक्सेप्ट किया जाएगा पब्लिक में या नहीं किया जाएगा। इस टेस्ट को बोलते हैं पब्लिक स्क्रूटिनी टेस्ट। ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज।
इनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जैसे गाइड करना, लोगों को प्रोडक्टिविटी में हेल्प करना, प्रॉफिटेबिलिटी में हेल्प करना और एक ऑर्गेनाइजेशन की पब्लिक इमेज क्रिएट करना। HR ऑडिट पोर्टफोलियो, कुछ लोग होते हैं, HR ऑडिट पोर्टफोलियो होता है, उसमें 12 नॉन फाइनेंशियल सेल्फ असेसमेंट ऑडिट्स हैं, टूल्स एंड टेक्निक्स हैं। जैसे पहला है द पीपल पॉलिसीज ऑडिट, ऐसे टूल्स जिनसे आप अलाइन करते हो पीपल की पॉलिसीज एक ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव से। दूसरा है द रिवॉर्ड एंड द बेनिफिट्स ऑडिट, ऐसे टूल्स जिससे आप पीपल पॉलिसीज को अलाइन करते हो एक ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव से तो करते ही हो, उसके अलावा आप उनको कंपनी को अट्रैक्ट करते हो, रिटेन करते हो, मोटिवेट करते हो ताकि बेस्ट लोग मिल सके उनको काम करने के लिए। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल चेंज ऑडिट, कैसे डिजाइन करना है, कैसे इंप्लीमेंट करना है और किस तरह से इवैल्यूएट करना है ऑर्गेनाइजेशनल चेंज इनिशिएटिव्स को एक बिजनेस में, ये सब ऑर्गेनाइजेशनल चेंज ऑडिट में देखते हैं। नेक्स्ट इज द ट्रेनिंग एंड द डेवलपमेंट ऑडिट, मेजर की जाती है, इंप्रूव करी जाती है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की इफेक्टिवनेस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। द एम्प्लॉय मोटिवेशन ऑडिट, एम्प्लॉयज को मोटिवेट किया जाता है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सके, वो अपने कमिटमेंट को रिटेन कर सकें। द पेरोल ऑडिट, एम्प्लॉय को इंश्योर किया जाता है कि जो पेरोल है वो पंक्चुअल होगी, वो एक्यूरेट होगी, सिक्योर होगी। द ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग ऑडिट, इसमें एस्टिमेशन की जाती है फ्यूचर वर्कफोर्स नीड्स की और कितना सप्लाई होगा लेबर का, अवेलेबल कितना सप्लाई है लेबर का। द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट ऑडिट, इसमें ऑडिटिंग करते हैं कैसे मैनेज किया जाएगा, कैसे कॉन्टिन्यूसली इंप्रूव करी जाएगी परफॉर्मेंस एक ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट इज दी लीडरशिप स्किल्स ऑडिट, इसमें गाइड किया जाएगा, मेजर किया जाएगा, इंप्रूव की जाएंगी जो लीडर्स की परफॉर्मेंस है उनकी इफेक्टिवनेस को हर लेवल पे। द HR इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, इसमें ऑडिटिंग होगी जो एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है क्या उसको स्पेसिफाई किया जाएगा, बाय किया जाएगा और एक नए सिस्टम को यूज किया जाएगा। द टीम्स ऑडिट, टीम्स ऑडिट में मेजर होगी और परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट टीम्स की टीम वर्क की। द ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन ऑडिट, इसमें एनालाइज किया जाएगा, इवैल्यूएट किया जाएगा जो HR फंक्शन का रोल है उसका कंट्रीब्यूशन एक ऑर्गेनाइजेशन में। द HR ऑडिट पोर्टफोलियो, ऑडिटिंग करने के लिए कुछ पॉलिसीज और प्रोसीजर्स को रिव्यू करना चाहिए जैसे पे और रिवॉर्ड्स को, ट्रेनिंग को, एम्प्लॉय डेवलपमेंट को और पीपल मैनेजमेंट को। An initial audit of the HR function will allow you to clarify HR strategic, legal, operational roles, draw on the combined resources of the HR function, integrate the knowledge that the HR function has about employees, competitors, performance, pay, rewards, exploit the full potential of your HR function, identify bottlenecks and resourcing problems. एक इनिशियल ऑडिट होगा HR फंक्शन का जो अलाउ करेगा HR स्ट्रेटेजिक, लीगल, ऑपरेशनल रोल्स को क्लैरिफाई करने में। कुछ रिसोर्सेज कंबाइन किए जाएंगे HR के,
जो नॉलेज है उनको इंटीग्रेट की जाएगी, चाहे वो एम्प्लॉयज़ की हो, कॉम्पिटिटर्स की हो, परफॉर्मेंस की हो, पे की, रिवॉर्ड्स की, ताकि नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम में वो हेल्प कर सके। HR फंक्शन को पूरी तरह फुल पोटेंशियल लेवल पे एक्सप्लॉइट किया जाएगा। जब भी बिजनेस पॉलिसीज और स्ट्रेटजीज, जो बिजनेस इंप्रूवमेंट पॉलिसी और स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट होंगी, तब भी जितने भी बॉटलनेक्स होंगे उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा। HR जो टास्क है एम्प्लॉयज के, उनको ऑटोमेट किया जाएगा, जैसे कि HR स्टाफ को फ्री किया जाएगा कि वो ताकि और अच्छे से कंट्रीब्यूट कर सके वो दूसरे एरिया में। हाईलाइट किए जाएंगे वो एरियाज जहाँ पे और भी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है ताकि कंपनी की परफॉर्मेंस और प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो सके। मेजर की जाएगी HR फंक्शन की रियल कंट्रीब्यूशन। द पीपल पॉलिसीज ऑडिट। This audit is designed to help you understand the full impact of your existing people policies and to bring them into line with your overall business strategy. This process of policy alignment begins with a 30-point questionnaire to assess the level of HR best practice achieved by your organization. जो पीपल पॉलिसीज ऑडिट है बेसिकली डिजाइन किया गया है ताकि जो एग्जिस्टिंग पीपल पॉलिसीज हैं उनका इम्पैक्ट देखा जाए और ओवरऑल बिजनेस स्ट्रेटेजी क्या है उसको देखा जाए। ये प्रोसेस बेसिकली 30 पॉइंट का क्वेश्चनर होता है, उससे बिगन होता है। 7 स्टेप्स हैं इसके। पहला है कि जो स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस हैं उनको क्लैरिफाई किया जा सके। दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन की जो एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटीज हैं, स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, उनको आइडेंटिफाई किया जाए। एक रेलिवेंट ऑडिट स्ट्रक्चर मैट्रिक्स जो है उसको बनाया जाए और कैलकुलेट किया जाए कि कितने लोग रिलेटेड हैं, कितनी एक्शंस हैं, कितने पॉलिसीज हैं। ये एनालाइज करना कि कितनी एग्जिस्टिंग पीपल पॉलिसीज हैं। स्टेब्लिश करना और अमेंड करना कुछ पॉलिसीज को, कुछ चेंजेस को मेजर करना। The reward and the benefits audit. रिवॉर्ड और बेनिफिट ऑडिट एक्चुअली 8 स्टेप अप्रोच है जो एक कंपनी को इंश्योर करेगी उसको कैसे अट्रैक्ट करना है, रिटेन करना है, मोटिवेट करना है ताकि वो बेस्ट पीपल को अपने पास अवेलेबल कर सकें। पहला है क्लैरिफाई योर एग्जिस्टिंग पे एंड बेनिफिट स्ट्रेटेजी। एक ऑर्गेनाइजेशन को अपनी एग्जिस्टिंग पे और बेनिफिट्स को क्लैरिफाई करना चाहिए, उसको एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट को एनालाइज करना चाहिए डिटेल में, उसको नई पॉलिसीज डेवलप करना चाहिए, उसे एक न्यू पे स्ट्रक्चर डिजाइन करना चाहिए और मेंटेन करना चाहिए, एक कॉन्टिजेंट पे सिस्टम डिजाइन करना चाहिए और मेंटेन करना चाहिए, उसको परफॉर्मेंस रिवॉर्ड को जो है रिलेट करना चाहिए परफॉर्मेंस से, एक ओवरऑल बेनिफिट पैकेज क्रिएट करना चाहिए, जो टोटल रिवॉर्ड सिस्टम है उसको मैनेज करना चाहिए। The organizational change audit. This audit is designed for the organization with or without an organization change initiative in place. बेसिकली इसमें हम देखते हैं कि कैसे डिजाइन करना है, कैसे इंप्लीमेंट करना है और कैसे इवैल्यूएट करना है ऑर्गेनाइजेशनल चेंज इनिशिएटिव्स को एक बिजनेस में। ये एक 5 स्टेप प्रोसेस है जिसमें पहला है कि जो चेंज है उसको अंडरस्टैंड किया जाए कि और उसको मेजर किया जाए टेक्नोलॉजी की रेस्पेक्ट में, कॉम्पिटिटर्स से, कस्टमर्स से, बिजनेस के जनरल एनवायरनमेंट से, स्टेक होल्डर से, डेमोग्राफिक से और इकोनॉमिक से। सेकंड स्टेटमेंट है कि एक विजन स्टेटमेंट क्रिएट किया जाए कि क्या आप अपने बिजनेस को आज से 5 साल फॉर एग्जाम्पल या फॉर एग्जाम्पल 10 साल बाद कहां देखना चाहते हो, एक विजन स्टेटमेंट क्रिएट करा जाए चेंज का। थर्ड है एक स्ट्रैटेजी क्रिएट करी जाए ताकि कम्युनिकेट हो सके वो विजन। फोर्थ है रेजिस्टिंग टू चेंज को ओवरकम किया जाए क्वेश्चनियर्स के थ्रू, प्रोफाइल ग्रेड के थ्रू। और लास्ट है उस चेंज प्रोग्राम को एक्चुअली में एग्जीक्यूट किया जाए या इंप्लीमेंट किया जाए। द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑडिट। 3-part ऑडिट वर्क्स लाइक दिस। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट ऑडिट बेसिकली एक 3-part गाइड है जो मेजर करती है और इंप्रूव करती है ट्रेनिंग डेवलपमेंट की इफेक्टिवनेस को एक ऑर्गेनाइजेशन में।
इसमें कुछ पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में सर्वे होता है कि क्या परसेप्शंस होंगे एक रोल के बारे में, एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, और ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का क्या इम्पैक्ट होगा एक बिजनेस में। पार्ट 2 में आप चेकलिस्ट, इंटरव्यूज, क्वेश्चनर्स को यूज कर सकते हो ताकि आप एक ऑब्जेक्टिव डेटा क्रिएट कर सको। थर्ड पार्ट में आप आइडेंटिफाई करोगे क्या वीकनेस है और क्या गैप्स हैं इंटेंशन और रियलिटी के बीच में। लास्ट इज द एम्प्लॉय मोटिवेशन ऑडिट। एम्प्लॉय मोटिवेशन ऑडिट बेसिकली एक 8 स्टेप ऑडिट है जो हेल्प करेगा, मेजर करेगा, इंप्रूव करेगा, एम्प्लॉयज को मोटिवेट करेगा कि वो अपने आप को एक अच्छा एम्प्लॉय साबित कर सके, हर ऑब्जेक्टिव को विन कर सके और अपनी कमिटमेंट को रिटेन कर सके। How far you consider employee motivation when making important business strategy? इसमें कुछ 8 सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चनर्स हैं। जैसे पहला है कि आप एज ए एम्प्लॉय कहाँ देखते हो अपने आप को। दूसरा है कि आपका जो काम है वो ऑर्गेनाइज है इस तरीके से कि लोग मोटिवेट होंगे या नहीं। थर्ड इज आपकी लीडरशिप स्टाइल किस तरीके से है, क्या वो एक एम्प्लॉय को मोटिवेट कर सकती है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल है तो शायद ही वो एम्प्लॉय को मोटिवेट करे। नेक्स्ट इज क्या टीम और टीम वर्क हेल्प करेंगे एम्प्लॉयज कमिटमेंट में एक ऑर्गेनाइजेशन में या फिर नहीं। आप कितना इन्वॉल्व हो सकते हो, कितना एम्पावर कर सकते हो एम्प्लॉयज को। आप एक ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को कैसे मैनेज करते हो, एक ऑर्गेनाइजेशन को कैसे इंप्रूव करते हो, क्या तरीके आप अडॉप्ट कर सकते हो एक बिजनेस के को और भी इफेक्टिव बनाने के लिए और भी एफिशिएंट बनाने के लिए। नाउ वी हैव सर्टेन क्वेश्चंस। फर्स्ट इज व्हाट आर द की कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑडिट। सेकंड इज what will you look into as the HR audit portfolio. That's all for this session. Thank you.